लोकसभा चुनावों से जुड़ी जहां लोकसभा के अंतिम चरण का घमासान कल होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां कल 18वीं लोकसभा के अंतिम चरण का आगाज होगा, यानी मतदान होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। यूपी की 13 सीटें, पूर्वांचल की 13 अहम सीटें जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, जहां 144 धुरंधर यहां से चुनावी मैदान में है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कई अहम लोकसभा सीटें इस अंतिम चरण में शामिल है। आपको बता दें, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर पर भी सभी की नजर बनी हुई है। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसको देखकर किए गए हैं। तो लगातार आपने देखा किस तरीके से तमाम धुरंधर दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कल अंतिम दिन था। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो और या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। जहां अब कल अंतिम चरण का घमासान होना है। बेहद अहम ये अंतिम चरण होने वाला है। 400 पार का जो ये नारा बीजेपी देती नजर आ रही है, शुरुआत से वो कहा जाता दिखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अंतिम चरण का घमासान कल होना है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। गोरखपुर की बात कर ले, यहाँ से रवि किशन चुनावी मैदान में है। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी पिछली बार और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बीजेपी की ओर से उन्हें दी गई। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जहां उनके सामने अजय राय है। अजय राय से टक्कर होनी है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी 2 बार से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं और इस बार भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण कल है। मतदान होना है। बेहद अहम सीटें होने वाली। वाराणसी की बात कर ले, गोरखपुर, घोसी, गाजीपुर, ये तमाम सीटें जिन पर मतदान होना है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हमारे साथ गोरखपुर से। इसी के साथ राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ मऊ से जुड़ गए हैं और मिर्जापुर से हमारे साथ सूरज जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास से आते हुए, बेहद अहम ये अंतिम चरण होने वाला है। 8 राज्यों की 57 सीटें और इन 57 सीटों में सबसे ज्यादा नजर जहां टिकी हुई है वो है उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर। खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यहां पर मतदान होना है। किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का नारा इस अंतिम चरण में कहा जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल निशु, अगर हम ये लोकसभा के 7वें चरण की 13 सीटों की बात कर लें तो इन 13 सीटों पर पिछली बार का अगर हम जिक्र करें तो पिछली बार 2 सीटें घोसी और जो गाजीपुर सीट थी वो बसपा के पास गई थी, चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था। और 2 सीटें रॉबर्ट्सगढ़ और चंदौली ये अपना दल एस को गई थी, जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी। और शेष 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे वाराणसी से और वहीं रवि किशन गोरखपुर की सीट से जीते थे। गोरखपुर वो सीट है जहां पे 5 बार योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, 5 बार सांसद रह चुके हैं। अगर इस बार के सिनेरियो की हम बात कर लें तो वाराणसी की सीट की बात कर लें या गोरखपुर की बात कर लें या देवरिया की बात कर लें, इन सीटों पे हार जीत की लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे मार्जिन क्या होगी उसकी लड़ाई देखने को मिल रही है। हम बलिया में थोड़ा फाइट देखने को मिल रहा है, वहीं बांस गांव में कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। महाराजगंज में जहां पे 5 बार लगातार पंकज चौधरी वहां से सांसद चुने गए हैं, इस बार उनको कड़ी टक्कर कांग्रेस देते हुए दिखाई दे रही है। अगर सलेमपुर लोकसभा सीट की हम बात कर लें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चूंकि बलिया की जो सीट है इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनावी मैदान में है, फिर भी उनको कड़ी टक्कर वहां पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार घोसी की बात कर लें तो घोसी वो सीट है जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर इस समय चुनावी मैदान में है और उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, चूंकि पूर्व समय में वो सपा के साथ गठबंधन में थे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो
जो वोटर है उसको अपने खेमे में लाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रहा है। वहीं गाजीपुर सीट की बात कर लें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है और अफजाल अंसारी मतलब समाजवादी पार्टी का पलड़ा वहां पे काफी भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वोटर है उसका झुकाव ज्यादा मुख्तार अंसारी के प्रति दिखाई दे रहा है। उसकी मौत के बाद से एक श्रद्धांजलि के रूप में वहां की जनता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम चंदौली सीट की अगर बात कर लें तो चंदौली सीट पे महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार उनको कड़ी टक्कर वहां पे इंडिया गठबंधन देती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम वाराणसी सीट की अगर बात कर लें तो वाराणसी वो सीट है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और वहां पे हार जीत की लड़ाई नहीं बल्कि मार्जिन कितने लाख की होगी इसकी लड़ाई वहां पे देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने जिस तरह से काशी कॉरिडोर का वहां पे काम किया, सकरी जो गलियां थी उनको चौड़े चौड़े डिवाइडर सड़कों में जिस तरह से बांटा, इसके अलावा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जिस रूप में दी गई, अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल वहां बिछाए गए, विकास की जो एक नई गाथा लिखी गई पिछले 10 सालों में, इसकी वानगी वाराणसी की जनता ने देखे है और पीएम मोदी को लंबे वोटों से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए वहां की जनता काफी उत्साहित दिख रही है और वाराणसी की जनता का यह सौभाग्य भी है और वो ये मानते भी है कि हम सांसद नहीं बल्कि देश का पीएम चुनने जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो देखें तो पिछले बार के चुनाव में 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इन 13 सीटों पे जीती थी और 2 उनका अपना दल गठबंधन जो था वो जीता था, राबर्ट्सगंज और सोनभद्र। इसके अलावा 2 सीटें जो थी गाजीपुर और घोसी वो बसपा के खाते में गई थी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि जो इंडिया गठबंधन है, जो एक नया प्रयोग है सपा और कांग्रेस का, वो कितना कारगर होता है। लेकिन इतना जरूर है 3 से 4 सीटों पे सपा और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही पूरी मजबूती से इस बार का लोकसभा चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ 4 जून को देखने को मिलता है। जो कॉन्फिडेंस बीजेपी में देखने को मिल रहा है वो सच साबित होता है या नहीं। मनोज कुमार हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ गए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले राम अवतार आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से विपक्ष का रोल हमने इस पूरे चुनाव में देखा है, कहा जाता था समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आ जाएंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ आने के बावजूद भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में वो नाकामयाब साबित हुए और इस बार एक नया गठजोड़ देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से विपक्ष का रोल इस बार देख पा रहे हैं? जो घोसी विधानसभा है और घोसी विधानसभा में जो ये मतदान 1 जून को होना है, इसमें कहीं ना कहीं 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और AK शर्मा जो ऊर्जा कैबिनेट मंत्री हैं। इन लोगों ने पूरी तरह ताकत लगा दी है कि मऊ की ये घोसी जो लोकसभा की सीट है इसे हम फतह हासिल करेंगे। आपको यहाँ के आंकड़े के बारे में बता दें तो टोटल यहाँ मतदाता 20,55,816 है, जिसमें पुरुष 10,90,693 है और महिलाएं 9,65,045 महिलाएं हैं। इसमें आपको बता दूं कि दलित जो है 3,20,000 और यादव 2,25,000 और मुस्लिम 2,75,000 और चौहान जो 2,17,000 है। मैं चौहान की जब बात करता हूं तो यहाँ पर बसपा ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतार करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बना दी है। बालकृष्ण चौहान जो है वो चौहानों में एक लोकप्रिय नेता है। वहीं दारा सिंह चौहान भी हैं जो कि अपने चौहान खेमे में पूरी तरह से इनकी पकड़ रहती है। फिलहाल ये तो 4 जून को पता चल पाएगा कि किसकी कितनी पकड़ मजबूत है। लेकिन मऊ की जो लोकसभा जो घोसी है, यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है और इसे जीतने के लिए जहां समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ताकत झोंक दी है। लेकिन यह कहना नीतू जी जरा भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो परिणाम आएंगे वो कहीं न कहीं निर्णायक काफी चौंकाने वाले होंगे। कारण कि यहाँ जातिगत जो समीकरण है इससे दोनों पार्टियां प्रभावित हो रही हैं। चौंकाने वाले तो होंगे ही, क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि बदलाव करने वाली जनता। आपके पास आते हुए सूरज कुमार, क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है अंतिम चरण को देखते हुए? धन्यवाद। यहाँ माँ विंध्यवासिनी का नगरी माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ विंध्यवासिनी का। यहाँ सब 5 विधानसभा क्षेत्र है और वर्तमान में मौजूदा स्थिति जो है वो वर्तमान में पूरा
पांचों विधानसभा पे एनडीए और गठबंधन अपना दल एस विराजमान है। और जो इस समय वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं वो बड़ा ही दिलचस्प मिर्जापुर का माना जा रहा है। पिछली हर बार से ज्यादा इस बार जुबानी जंग नेताओं में और जनता को लुभाने में भी चल रहा है। यहाँ दो दो बार मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, उसके बाद फिर यहाँ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी आए। और अनुप्रिया पटेल के बयानबाजी से कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज में जो नाराजगी देखी जा रही है मिर्जापुर में, वह बहुत ही बड़े चरम पे है। क्षत्रिय समाज के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने अपने समाज के लोगों से अनुप्रिया पटेल को वोट न देने के लिए उनके आह्वान भी किया है। और जो जो राजा भैया की पार्टी है वह समाजवादी को भी यहाँ सपोर्ट कर चुकी है। और कहीं न कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजा भैया यहाँ पे आए और अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी, मगर ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है कि राजा भैया यहाँ पर आए, क्योंकि अब तो प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है। इसलिए कि जो क्षत्रिय समाज हैं उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी यहीं से पिछड़ा कला, जो ठाकुरों का गढ़ माना जाता है, क्षत्रिय समाज का वहां गढ़ माना जाता है, वहां भी उनकी जनसभा और रैली हुई। और क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए भी उनका पुरजोर कोशिश रहा है। तो ऐसे में यहाँ जो 5 सीटें हैं और उसमें गठबंधन अपना दल एस की है, और लगातार 2 बार केंद्रीय मंत्री पति पत्नी दोनों लोग यहाँ, आशीष पटेल मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी भी हैं। तो हैट्रिक, कहीं न कहीं हैट्रिक लगाने के चांस में पूरे क्षेत्र में इस समय जनता से, लोगों से मिल रही हैं। और प्रचार जो है सारा व्यवस्था, जो सरकार की योजनाएं है और धरातल तक गिनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लगातार बीजेपी तो जोर शोर से प्रचार करती नजर आ ही रही है। अब देखना होगा कि अंतिम चरण में क्या कुछ देखने को मिलता है। आपके पास आते हुए मनोज कुमार, मनोज क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है अंतिम चरण को देखते हुए? कल 1 जून को मतदान होना है, जो 7वें चरण में है, अंतिम चरण में है। और यहाँ पे 1 मतदान होना है। यहाँ पे 2 पार्टियों का मुख्य रूप से मुकाबला है। हालांकि यहाँ पे 3 पार्टियां जो है, प्रमुख पार्टियां हैं जो मुकाबले में है। यहाँ पे अपना दल जो एनडीए गठबंधन से रिंकी कोल है प्रत्याशी, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है छोटेलाल खरवार, और यहाँ पे बसपा से प्रत्याशी है धनेश्वर गौतम। तीनों प्रत्याशी जो यहाँ पे है, तीनों पार्टियों के प्रमुख रूप से वो चुनाव मैदान में है, जो उनका मुकाबला प्रमुख रूप से है। अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो रिंकी कोल यहाँ पे वर्तमान सांसद पकौड़ी लाल कोल, जो अपना दल से ही कोटे से सांसद है, और उनकी वो बहू है, जो अभी मिर्जापुर के 96 विधानसभा से विधायक भी है, वो चुनाव मैदान में है। जो भाजपा एनडीए गठबंधन उनको अपने प्रत्याशी बनाई है अपना दल से। और अगर सपा की बात करें, तो सपा से छोटेलाल खरवार 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला, जिससे वो इस बार भी टिकट न मिलने से नाराज होने की वजह से नामांकन के अंतिम दिन 2 दिन पहले उन्होंने 13। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। लगातार आपको तमाम हाल बता रहे हैं किस तरीके से अंतिम चरण को देखते हुए माहौल बना हुआ है। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर एक घमासान है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, आपको और भी जानकारी साझा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरीके से आपने बीते दिन, अंतिम दिन यहाँ पर चुनाव प्रचार का शोर देखा, जहां पर लगातार तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर ही मतदान होना है। इस बीच हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, जिस तरीके से 2014 और 2019 में हमने देखा कि मोदी लहर में तमाम जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दिया, लेकिन इस बार की जो कलेवर है वो थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं, थोड़ा अलग मिजाज दिख रहा है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जनता देख रही है कि कैंडिडेट कौन है, उसके हिसाब से ही वोट डाला जा रहा है।
बिल्कुल नसू, अगर हम 2014 और 2019 के चुनाव की बात करें तो इस बार का थोड़ा सा समीकरण ये बदला हुआ कि पहले विरोध के स्वर दिखाई नहीं देते थे कि मोदी द्वारा जो भी प्रत्याशी उतार दिया जाता था उस हर सभी बीजेपी के नेता भी या मतदाता भी स्वीकार कर लेते थे और वोट करते थे। इस बार थोड़ा सा बगावत के सुर देखने को मिले या उनके विरोध में आवाजें उठी प्रत्याशियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय रहते इन सारी चीजों पे अपना जैसे भी था मेंटेन करने का प्रयास किया और जहां जहां जिसकी भी जो शिकायतें थी उसे दूर कर आपसी सामंजस्य बनाते हुए दिखाई दे रही है। इतना जरूर है कि अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, इन 13 सीटों की बात करते हैं, तो ये वो क्षेत्र रहा है पूर्वांचल जहां के लिए गरीबी अपसत रही है। यहाँ पे अपहरण, लूट, हत्या जैसी घटनाएं आम बात थी। मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था, उनके गुर्गों द्वारा जिस तरह जमीन कब्जाने की शिकायतें आती थी, अपहरण की बातें सामने आती थी। अब वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी 2014 में जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक अहम बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ की सत्ता की बागडोर दी गई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में जिस तरह से कार्य किया, अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया, माफियाओं का सफाया करने का काम किया, सड़कों का जिस तरह जाल बिछाया, गरीबों की योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तरह से किया गया, भ्रष्टाचार के लिंकेज को कम करने का काम किया, यहाँ की जो गरीब मतदाता हैं उन्हें इसका असर दिखाई नहीं देता या उनको इससे मतलब भी नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी खड़ा है। उनको सीधा कमल के फूल से मतलब है और वो पीएम मोदी के चेहरे पे वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आज भी ग्राउंड रिपोर्ट पे बात करिए अगर किसी भी मतदाता से, तो उसे मोदी का नाम तो याद है लेकिन प्रत्याशी का नाम याद नहीं है। यहाँ इतना ही नहीं, गोरखपुर में भी अगर आम मतदाताओं से, गरीब मतदाताओं से, महिलाओं से बात करिए कि यहाँ जीत कौन रहा है, तो उसे एक ही नाम याद है, मोदी जीत रहा है। उनसे पूछिए कि प्रत्याशी कौन है, तो उन्हें याद ही नहीं है कि कौन रवि किशन। उनको इतना मतलब है कि हमें योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वोट देना है, हमें पीएम मोदी के चेहरे पे वोट देना। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास आते हुए संकट मोचन हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। और इसके अलावा ठीक है राघवेंद्र, समय की कमी है, सभी के पास जाना है। संकट मोचन आपके पास आते हुए, संकट मोचन जिस तरीके से गोरखपुर से रवि किशन इस बार चुनावी मैदान में, और रवि किशन के लिए बात यह है कि रवि किशन यहां से रिकॉर्ड स्तर से जीत प्राप्त कर चुके हैं और इस बार उनके सामने प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की उनके सामने चुनौती है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर बात किया जाए गोरखपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे एक चुनौती तो है ही, क्योंकि काजल निषाद फैक्टर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आता है। यहाँ तो लोग मोदी जी और योगी जी को लाइक करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है कि जो काजल निषाद यहाँ पे आ गई हैं, यह जातिगत समीकरण जो है कि उस पर जो है कि कहीं कहीं जो है कि एक अलग दिख रहा है। लेकिन यह है कि जीत तो इनकी होगी, लेकिन काजल निषाद जो है कि कुछ जो है बीजेपी का वोट जो है यहाँ पे जो है काटती हुई नजर आ रही है। और रही बात जो है कि अगर पहली बात अगर देखा जाए तो जब से 1998 से महाराज जी इस लोकसभा सीट से जब भी यहाँ पे लड़े हैं, तो एक प्रचंड बहुमत से जो है कि मतलब जीते हैं। केवल बीच में जो है कि जब 2018 में उपचुनाव हुआ था, उसी में केवल दिक्कत हुई थी, जो कि इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहीं कहीं जो है कि यहाँ पे लोग बताते हैं, जो कि लोगों का मत है कि कहीं कहीं इस पे बाबा का कृपा नहीं था, इस नाते ये हार गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं कहीं जो प्रत्याशी उसमें सही नहीं था, जिसका हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो लड़ाई तो होगी, लेकिन जो सपा का कहीं नामो निशान नहीं होता था, लेकिन काजल निषाद होने के नाते जो है कि इनका जो है कि वोट कुछ जो है कि बढ़त होगा, लेकिन ये जीत के कगार पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी ठीक है, फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है और त्रिकोणीय लड़ाई हर जगह देखने को मिल रही है। आपके पास आते हुए मऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम अवतार आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से हमने घोसी में देखा है कि सबका साथ एक नारा है, यो धरातल पर उतरता हुआ हमने यही देखा है, क्योंकि वामपंथ यहाँ पर जीता है, उसके बाद कांग्रेस ने भी यहाँ पर जीत का स्वाद चखा है, समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी यहाँ पर जीत का स्वाद चखा है। तो इस बार किस तरीके से इस बार का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीएसपी भी लगातार अपना पूरा प्रयास कर रही है किसी तरीके से इस सीट पर कब्जा जमाया जा सके। बिल्कुल नितू जी, आपने सही चर्चा की है कि कांग्रेस का भी यहाँ मऊ पे दबदबा रहा है। बता दें कि यहाँ पे कल्पनाथ राय जब यहाँ से होते थे सांसद, तो उन्होंने काफी मऊ का विकास किया था। और मऊ के विकास अगर कहा जाए तो कल्पनाथ राय के ही जमाने में मऊ का विकास हुआ है। इसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पर अपराध का ग्राफ बढ़ा था जब कल्पनाथ राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से यहाँ पर विकास की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपराध का ग्राफ जरूर बढ़ गया था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जब बागडोर ली अपने हाथ में, तो उन्होंने काफी
माहौल को बदलना प्रयास किया और 2017 में यही नतीजा रहा कि यहाँ सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली और इसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां अपराध पर अंकुश लगा वहीं मऊ में भी काफी हद तक मुख्तार अंसारी का जो दबदबा था वो लगभग कम होता गया। आज जो चुनाव का माहौल है नीतू जी, आपको बता दूं कि आज मैंने जीरो ग्राउंड से यहाँ पर जब जनता का मूड भी जाना है तो लोगों ने बस यही कहा है कि हमें अपराध से सुरक्षा मिली है। अपराध जो है जो समाप्त हुआ है योगी सरकार में ही समाप्त हुआ है, इसके पहले की सरकार में यहाँ अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ था। बता दें आपको कि 3 मंत्री और 1 एमएलसी यानी यशवंत सिंह जो अभी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में इनकी वापसी हुई है, इन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अब ये देखना है कि जनता जो है वो कहीं न कहीं अगर विकास के नाम पर एक बार फिर मतदान करती है तो निश्चित उन्हें मऊ में यहाँ बदलाव दिखेगा और छड़ी जो है वो दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन अब क्या जनता चाहती है, जातिगत अगर समीकरण पर मतदान होता है तो फिर काफी बदलाव आ सकता है, लेकिन ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये 4 जून को ही पता चल पाएगा कि मऊ में जनता ने किसे अपना दुलार प्यार दिया है, जो कि अब से कुछ ही घंटे बाद मऊ घोसी लोकसभा का मतदान होना है और जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है और कहीं भी सारे बूथों पर पूरी तरह से निगरानियां रखी जा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैद है। लेकिन अब जनता आज की जो कयामत की रात है इसी में जनता फैसला करेगी कि हम किसे यहाँ का ताज देते हैं और किसे ताज पहनाती है और उसे दिल्ली भेजती है। ये तो 4 जून को ही आएगा। मिर्जापुर से हमारे साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं। पटी हुई है जी नीतू जी। ठीक है सूरज, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल यहाँ से चुनावी मैदान में है और बसपा यहाँ पर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। यहाँ पर मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारकर एक दलित और ब्राह्मण केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, कितनी कामयाब होती दिख रही है केमिस्ट्री? जैसे यहाँ मनीष त्रिपाठी जी खड़े हैं बसपा से चुनावी मैदान में और अगर देखा जाए कहीं से तो कोई खास अपने जाति से जाति को देखें तो बहुत खास वोटरों को लुभाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ की आम जनमानस है उनकी जनता की मूड भी जाना है हम लोगों ने, तो यहाँ की जो विकास है कहीं न कहीं विकास योगी जी के माध्यम से, यहाँ प्रदेश सरकार के माध्यम से विकास हुए हैं। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप देख सकती हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर महज 1 किलोमीटर। ये एक चौराहा, प्रसिद्ध चौराहा अटल चौक का होता है और जो कि यहाँ पहले सकरी गलियां एकदम पतली सी रोड से और आज वर्तमान में जो विकास किए गए हैं, जो लोगों को रोजगार मिल रही है, जो जनपद में रोजगार चली है, वह कहीं न कहीं वर्तमान सरकार जो योगी जी हैं उनके तरफ खींची चली जा रही है वोट यहाँ की बैंक। और कहीं न कहीं थोड़ा सा जो यहाँ जुबानी जंग हुई है, थोड़ा बहुत क्षत्रिय समाज में नाराजगी है, मगर उससे भी कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अनुप्रिया पटेल लगातार यहाँ से 2 बार मंत्री रह चुकी हैं, तीसरी बार यही पूरी कोशिश है उनकी कि मंत्री चुनाव जीत जाऊं। फिर भी यहाँ से अगर देखा जाए तो बसपा से रमेश बिंद यहाँ से उतरे हैं और जो रमेश बिंद है वो अगर देखा जाए तो काफी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में सपा समाजवादी पार्टी से। ये लगातार समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदलते ये भदोही से सांसद रहे हैं और 3 बार यही जनपद मझवा से विधायक भी रह चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी से राजेश बिंद एस हैं। और मनीष त्रिपाठी अगर बात करें तो मनीष त्रिपाठी ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी देखा जाए तो अभी बहुत सारी उनको जनता भी पसंद नहीं कर रही है। लेकिन जो बीजेपी सरकार जो योगी जी की नेतृत्व वाली है, योगी जी यहाँ जनसभा 40 से पार 48 लमसम है, भीषण गर्मी अभी उनकी जनसभा यहाँ 2 दिन पहले हुई। ठीक है सूरज, तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास तमाम पार्टियां करती नजर आ रही थी और अंतिम चरण का मतदान अब बाकी 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए इस बीच रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम दौर है, जहां 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की थी, आपने बानगी देखी इसकी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में
कुल मिलाकर 32 जनसभाएं की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो 159 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर की और इसी के साथ देश भर में डिमांड लगातार हो रही थी। सीएम योगी ने देश भर में, आपको बता दें कि 205 जनसभाएं की। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने अकेले 50 से ज्यादा जनसभाएं की हैं। संयुक्त रूप से अखिलेश यादव ने 8 जनसभाएं की हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें जिन्होंने कांग्रेस का मोर्चा संभाल रखा तो उन्होंने 5 रोड शो किए। राहुल गांधी ने भी लगातार जनसभाएं की, आपने देखा। और मायावती ने उत्तर प्रदेश में 26 जनसभाएं की हैं। तो लगातार आपने देखा किस तरीके से 18वीं लोकसभा के मतदान के लिए तमाम पार्टियां धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करती नजर आई, जहां पर मायावती ने 26 जनसभाएं की थी, प्रियंका गांधी ने 5 रोड शो किए थे। इसी के साथ लगातार आपने देखा धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार जारी था और कल ये प्रचार थम गया, जिसके बाद अब अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, घमासान होना है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए राघवेंद्र हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से वाराणसी की अगर बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ से पिछली बार की बात करें तो शिल्पी यादव लगभग 2 लाख वोटों के साथ यहाँ से दूसरे नंबर पर थी। हालांकि वो अब बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन पिछली बार के रिजल्ट से ही पता लगा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर का वोट बैंक यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, क्योंकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, यहाँ पर अजय राय तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यहाँ से बैक ऑफ करते हुए कांग्रेस को ये सीट दे दी। तो क्या क्लीन स्वीप करवाना चाहती है यहाँ पर समाजवादी पार्टी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वोट ट्रांसफर होते हुए समाजवादी पार्टी का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कराना चाहती है, बल्कि क्लीन स्वीप नहीं कराना चाहती है निशु, लेकिन इतना जरूर है कि वाराणसी की जनता सांसद कम एक पीएम चुनने जा रही है। और वाराणसी में लड़ाई हार जीत का नहीं है, बल्कि इस बात की लड़ाई है कि आखिर मार्जिन क्या होगी, कितनी बढ़ेगी। वहाँ की गलियों का, सकरी गलियों का जिस तरह से विकास किया गया, काशी कॉरिडोर का जिस तरह से विकास किया गया, स्वर्ण जनित वहाँ पे मंदिर भोले शंकर का जिस तरह से बनाकर तैयार किया गया, नालियों की जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई, वहाँ के गांवों का जिस तरह से विकास किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से काम किया गया, एयर कनेक्टिविटी से जिस तरह से वाराणसी को जोड़ा गया, सड़क मार्ग से जिस तरह से जोड़ा गया, एक्सप्रेसवे बनाए गए, लिंक मार्ग बनाए गए, और योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया गया, वो वाराणसी की ताकत है। और पीएम मोदी इस बार कितने मार्जिन से जीतेंगे, इस बात की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन जानता है कि गोरखपुर में, वाराणसी में वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी हार स्वीकार करता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। वाराणसी में इस बार नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उन्होंने जब 2014 में गुजरात से यहाँ गुजरात मॉडल का एक रूप पेश करके और जनता के बीच में आए, तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। दूसरी बार उन्होंने कहा माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया, और इस बार तो वो स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि मेरी माँ की मौत के बाद से गंगा ही मेरी माँ है। तो ये जो एक सिंपैथी, एक इमोशनल जोड़ने का प्रयास है लोगों से, वो कनेक्टिविटी है। और मोदी वो चेहरा या ब्रांड है, और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के रूप में ये 2 चेहरे ऐसे मिले हैं जिस पे जनता विश्वास करती है, और उन्हें लगता है कि ये कमाएंगे कि इसके लिए, ये तो जो भी कर रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, आम जनता हमारे लिए कर रहे हैं। और पीएम मोदी भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम या योगी आपके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, संवारने के लिए प्रयासरत हैं, दिन रात हम ये कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती रहेगी। तो जो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक नारा है पीएम मोदी का, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से चुनाव के बीच में भी हम लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह से आईटी की रेड पड़ी, जिस तरह से ईडी के सीबीआई के छापे पड़े, और जिस तरह से नोटों की गड्डियां पकड़ी गई, तो भ्रष्टाचार मुक्त जो नारा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम किया गया, और हिंदुत्व की बात कर लें तो जिस तरह से कॉरिडोर का वहाँ पे विकास किया गया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इतना ही नहीं, मिर्जापुर में भी जिस तरह से विंध्य पर्वत का कॉरिडोर बना करके वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे मिर्जापुर क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती, हालांकि वहाँ पे अपना दल एस का प्रत्याशी एनडीए गठबंधन का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती बनाई। अगर वाराणसी की पर्टिकुलर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे जो कल मतदान होगा वो हार जीत के लिए नहीं, बल्कि मार्जिन के लिए होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी की जीत कितने लाख वोटों से अधिक की होगी।
ठीक है, तो देखने वाली बात होगी 4 जून को सब साफ हो जाएगा कि आखिर जिस बदलाव की बात विपक्ष कर रहा है वो बदलाव सच में देखने को मिलता है या नहीं। आपके पास आते हुए संकट मोचन, देखिए जिस तरीके से गोरखपुर का इतिहास रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं कि गृह जनपद भी रहा है, और यहाँ पर विपक्ष किस रोल में नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार काजल निषाद ऐसे चुनावी मैदान में किस तरीके से देख रहे हैं उनकी भागीदारी? विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष अपना जोर इसमें आजमाना है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर बात जब होती है धर्म और आस्था की, तो यहाँ से मंदिर से लोग जुड़े हुए होते हैं, जिसके नाते जो है कि यहाँ उनका विपक्ष में जो है दबदबा यहाँ पे नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ जब भी अगर बात होती है गोरखपुर में, तो गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ का अगर देखा जाता है तो ये योगी आदित्यनाथ एक जो है एक संघर्षशील है, जो कि एक लोगों के प्रति आज जो है कि मुख्यमंत्री हैं, तब भी और नहीं थे तो भी लोगों के बीच जाते थे। अगर व्यापारी वर्ग के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती थी तो 12 बजे रात को अपनी काफिला लेकर के वहां पे पहुंचते थे, वहां पे मौके पे निरीक्षण करते थे, क्या वहां पे किसकी गलती है, उस पर न्याय दिलाने के लिए जो है प्रशासन से भी गुहार लगाते थे। ये सारी मुद्दाएं जो है यहाँ पार्टी की नहीं होती है, लेकिन जो है कि बात किया जाए तो विशेष जो है योगी आदित्यनाथ की आ जाती है कि ये हमारे साथ कितना चल रहे हैं। यहाँ पे पार्टी बेस पे लड़ाई नहीं होती है, यहाँ पे जो भी लड़ाई होती है गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ से जो है कि ये होती है, उनके नाम पे होती है। लोग उनको जानते हैं, ना कि किसी पार्टी को जानते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात किया जाए अगर विपक्ष के, तो कुछ जैसे निषाद यहाँ पे वोटर ज्यादा हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे लुभाने की, काजल निषाद जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कामयाबी नहीं होगा। लेकिन कुछ वोट तो काटेंगे, लेकिन यह है कि जीत के करीब नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस बार भी हम जानते हैं कि काफी लाखों वोटों से जो है कि चुनाव जीत दर्ज करेंगे रवि किशन जी। ठीक है, ये जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है ही कि इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। आपके पास आते हुए राम अवतार, अगर इस सीट की बात कर ले तो यहाँ पर ओपी राजभर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि उनके बेटे यहाँ से अरविंद राजभर यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, और जिस तरीके से राजीव राव के सहारे एक यहाँ पर भूमिहार दांव खेलती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही, कितना कामयाब होता हुआ दिख रहा है आपको ये दांव? कहा कि ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पर लगी है। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बताया कि यहाँ पे 3 मंत्रियों की, ए.के. शर्मा, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों लोगों की जहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो वहीं यशवंत सिंह जो एमएलसी हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। आपको बता दूं कि दक्षिणी छोर पर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो उत्तरी छोर पर योगी आदित्यनाथ जी का पीठाधीश्वर है। और कुल मिला करके आपको बता दूं कि यहाँ से जो पूर्वांचल की राजनीति है, कहीं न कहीं पूरी तरह से इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में पूरा लेने के लिए जहाँ पूरी ताकत लगा दी है, वहीं इस बार 2024 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो देखिए इस बार मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन लाया है, उन्होंने जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से आप पूरे देश में देख सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है। यानी पूरा 2024 का चुनाव है नीतू जी, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया है। और कहीं न कहीं जनता को पूरा विश्वास है कि ये दोनों लोग कहीं न कहीं हमें काफी सुरक्षा दिलाएंगे, हमारी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाएंगे। तो जनता कहीं न कहीं पूरी तरह से अब मन बना चुकी है। हाँ, ये देखना है कि जातीय समीकरण तो नीतू जी यहाँ फैक्टर पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जातीय समीकरण काफी प्रभावी रहता है। और जातीय समीकरण को लेकर के जहाँ इंडी गठबंधन पूरी तरह से पीडीए का नारा देता है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कहीं न कहीं पूरी तरह से जातीय समीकरण को वो एक बार प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में। और साथ में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंच से गुमराह करने की बात कही थी, जैसा कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हमारी बातचीत में बताया था, तो कहीं न कहीं जनता हर चीज जानती है और जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन
अब चाहती है जनता की हमें हर सुरक्षा मिले। हाँ, अगर किसी के बहकावे में आती है तो फिर वो निर्णय ले सकती है जो भी है। लेकिन मऊ का जो कल मतदान होना है, अगर जनता कल्पनाथ राय के समय का विकास याद करेगी तो कहीं न कहीं वो उसे विकास की बात अगर उसके चिन्हन में आएगी तो वो विकास पर मतदान करेगी। अगर उसे जातिगत राजनीति पर विश्वास होगा तो वो जातिगत मतदान करेगी। जैसे कि यहाँ चौहान राजभर निर्णायक होते हैं, मुसलमान भी, अल्पसंख्यक भी हम निर्णायक हैं, और साथ में यहाँ पर राय जो भूमिहार जाति से आते हैं। देखिए, नारद राय जो बलिया के थे, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है साइकिल का साथ छोड़ करके, तो काफी इसका प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने मऊ में भी आकर के काफी यहाँ पर प्रचार किया उन्होंने, नारद राय ने, जिसे लेकर के भूमिहारों में भी काफी असर दिख रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, ये यानी कहीं न कहीं वो भी भूमिहार जात से आते हैं। लेकिन इस बार की जनता, जो मऊ की जनता है, अगर वो विकास और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करेगी तो निश्चित कुछ न कुछ अपने बदलाव ले आएगी। और देखना यह है कि अब जनता कल क्या फैसला देती है। आज तो फिलहाल कयामत की रात है। जी निकुल जी। ठीक है, सबकी धड़कनें तो हिलोरे मार ही रही होंगी, क्योंकि धुरंधर यहाँ से चुनावी मैदान में है और प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की। आपके पास आते हुए सूरज, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल यहाँ से हैट्रिक लगाने की ताक में चुनावी मैदान में उतरी हैं, हमने बात करी किस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर दलित और ब्राह्मण, माफ कीजिएगा, यादव और ब्राह्मण समीकरण बिठाने की कोशिश करें। वही अगर बसपा की बात करें तो बसपा भी यहाँ पर जातीय चक्रव्यूह में फंसाती नजर आ रही है अनुप्रिया पटेल को, क्योंकि यहाँ से रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है इसको देखते हुए? अगर बात किया जाए ब्राह्मण की तो ब्राह्मण 1 लाख 1.5 लाख के पार हैं, और अगर यादव बिरादरी की बात करें तो 1,36,000 के पार हैं, और बिंद की बात करें तो 1,53,000 की पार हैं। मुस्लिम वही 29,000 के करीब में है। तो अगर ये देखा जाए तो जाति समीकरण में तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पहुंचा सकता है, मगर जिस प्रकार से यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम क्षेत्र में और जनपद मिर्जापुर में विकास की गई है, तो जो जनता है, ये जनता कहीं ना कहीं जानती है कि अगर हम यहाँ से कप प्लेट यानी अपना दल एस को जिताते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ जो मजबूत होगा वह मोदी जी का मजबूत होगा, और उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है वो विकासशील है। और अपराध की अगर बात किया जाए तो यह एक आध्यात्मिक दृष्टि से माँ विंध्यवासिनी क्षेत्र है। यहीं से 70 किलोमीटर माँ विश्वनाथ मंदिर है, वहां विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया गया है। यहाँ भी एक माँ विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। अगर बात किया जाए तो यहाँ से 5 साल पहले की बात किया जाए, 5-7 साल की पहले बात किया जाए तो जो माँ विंध्यवासिनी मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ 4-4 फीट की गलियां, सकरी गलियां हुआ करती थी। कोई भी अप्रिय घटना घटने के बाद वहां पे दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम सी सुविधाएं दी गई है जनपद को, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार की साझा ये विकास की जो गाथा चल रही है, वह जनता जानती है किसकी सरकार में और क्या विकास हो रहा है। यहाँ अपराध मुक्त अगर देखा जाए तो अपराधियों से मुक्ति मिली है। तो यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम क्षेत्र जनपद मिर्जापुर, यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ विकास चल रही है, और जनता जानती है कि किस बात को मजबूत करना है। विकास का मुद्दा तो है ही, जिसे जनता देखते हुए वोट करती नजर आएगी, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था में भी सुधार देखा गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ देर में। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम दौर है, जहां 7वें चरण के लिए मतदान कल होना है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। राघवेंद्र हमारे स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वाराणसी में हमने देखा था कि लगातार 2 दिन कैंप उन्होंने किया था, उसके साथ ही पूर्वांचल की सभी सीटों को साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला है।
निशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो 2014 के बाद से जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति पे काम किया, जिस तरह से कश्मीर में 370 हटाने का काम किया, जिस तरह राम मंदिर का 500 साल का एक लंबा वनवास था जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में था, उसका समाधान कराया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे जिस तरह से किए, इसको देखते हुए, इसके अलावा वाराणसी में जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया और ज्ञान वापी का प्रकरण का भी समाधान की तरफ है। इसके अलावा अगर मथुरा की बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी सुलझने वाला है। तो ये वो काम है जिसके दम पे, और गरीबों को जिस तरह से राशन दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, अन्य जो योजनाएं थी दिया, और भ्रष्टाचार को रोकने का जिस तरह से काम किया गया, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है। वो जनता के बीच में जब भी जा रहे हैं तो वो गरीबों की बात कर रहे हैं और गरीबों की योजनाओं की बात कर रहे हैं, और यही उनकी ताकत है। जिस तरह एक तरफ गरीबों की योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ देश को सशक्त करने का एक ऐसा विदेश नीति है जिसमें भारत की पहचान एक नए भारत के रूप में सामने आई है। तो नरेंद्र मोदी वाराणसी जीत को लेकर आश्वस्त तो हैं ही हैं, वो अपने हैट्रिक को लेकर भी आश्वस्त हैं। वो जनता के बीच में अगर गए हैं तो जनता के मुद्दों को लेकर गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात कर ली जाए। इतना जरूर है कि 2 करोड़ जो साल में नौकरी देने का वादा था उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अगर युवाओं की बात कर लें, युवाओं के भविष्य की बात कर लें, भ्रष्टाचार रोकने की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, गरीबों की योजनाओं की बात कर लें, विदेश नीति की बात कर लें, तो हर मुद्दे पे मोदी द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और वो अपने अच्छे कार्य के दम पे जनता के बीच में है, और यही उनके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। जी बिल्कुल, और इसी के चलते उनके चेहरे पर जनता जो है वोट करती नजर आती है। हमने 2014-2019 में देखा। अब सवाल यह है कि क्या इस बार के जब रिजल्ट आएंगे उसमें भी यही देखने को मिलेगा कि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं अपने चेहरे पर, लगातार वो रैलियां करते नजर आ रहे हैं, क्या वो कामयाब होता दिखता है? नहीं। सूरज, आपके पास आते हुए। सूरज, जिस तरीके से हमने देखा है समाजवादी पार्टी हर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है, तो यहाँ पर किसको ज्यादा डेंट देती यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, या फिर बीजेपी को देती यहाँ पर बसपा नजर आएगी? अगर देखा जाए तो 2019 का चुनाव तो समाजवादी पार्टी से रामचरित निषाद को वो बनाया गया था। वो 3.5 लाख के करीब में सिमट गए थे, और अनुप्रिया पटेल जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, वो देखा जाए तो 5 लाख के पार, 5,59,000 के करीब में वो अपना वोट, और यहाँ से जनपद से वोट पाई थी और मंत्री भी बनी थी। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी मजबूत है कि केंद्र में उनकी सरकार को जनता देखना चाहती है। राज्य में भी योगी जी की लोकप्रियता कम नहीं है। जिस प्रकार से आध्यात्मिक से लेकर और अन्य लोगों से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपराध और विकास के मामले में तो लोग जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं। आजकल अभी देखा जाए तो हम लोग काफी जनता से बात भी किया है, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी मिली कि उनका कहना है कि मैं तो वोट दूंगी बीजेपी को हो, मगर घर को, मतलब अपने घर में भी किसी को बताना नहीं चाहेंगी कि मेरा वोट कहाँ जाएगा। इस प्रकार से महिलाएं भी जागरूक हैं कि हमको वोट किसको देना है। अगर मुस्लिम महिलाओं की बात किया जाए तो मुस्लिम महिलाएं भी बहुत सी जागरूक हैं कि उनको वोट कहाँ देना है। और रही बात 3 तलाक की, कई से मुद्दे हैं, कानून है जो मोदी सरकार और योगी सरकार में खत्म हुई है, तो महिलाएं भी जागरूक है कि किसको वोट देना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे भी विंध्याचल और जनपद मिर्जापुर में भी बीजेपी जो अपना पकड़ बना चुकी है, बड़ी मजबूत पकड़ बनाई हुई है, और थोड़ी बहुत कमियां वोट बैंक में आ सकती है अनुप्रिया पटेल जी के इस बार, क्योंकि अगर देखा जाए जनपद की कुछ मुद्दे हैं जिन पे खरा साबित नहीं उतरी हैं। जैसे जनपद की कुछ मुख्य सड़कें हैं, आज भी खस्ता हाल है। एक सड़क को बनाया जाता है तो कई उसी को बार बार तोड़ के बनाया जाता है। पेयजल की संकट है, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो जनता उनसे बेहाल है, परेशान भी है। तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में कुछ कमियां देखी जाएगी इस बार, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो जीत दर्ज उन्हीं को करना है, ये ऐसा जनता और रुझान यहाँ का जनता की मूड बता रही है। तो थोड़ा बहुत कमियां उनको मिल सकती हैं वोट बैंक में, मगर उनकी जीत। और जो 400 का नारा है, जो 400 का नारा है, वह कहीं ना कहीं 400 के करीब पहुंचते हुए देखा जा सकता है, अगर इसी प्रकार से योगी और मोदी जी का लहर और उनकी लोकप्रियता छवि बनी रहे। तो इसी प्रकार से यहाँ विंध्याचल जनपद मिर्जापुर में भी यहाँ योगी जी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मानो जैसे जन सैलाब उमड़ आया है। तो यहाँ विंध्याचल में जिस प्रकार से योगी जी का आना रहता है और उनका विकास यहाँ गलियों में भी
वो घूम घूम के माँ विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से क्या ऐसे किए जाएं कि जो आम जनमानस को सुख सुविधा मिल सके। तो इस प्रकार से यहाँ जनपद मिर्जापुर में अभी कई ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं जो धरातल पे हैं और आने वाले पंचवर्षीय में भी पूरे होंगे। कई कार्यक्रम है। तो ऐसे मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो मिर्जापुर में लोगों के सिर पे एकदम चढ़ कर बोल रहा है। जैसे कि ये समझिए कि आप देखा जाए तो मंत्री जी जो वर्तमान में अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे नाराजगी लोगों में है। कहीं अगर देखा जाए जाति में तो क्षत्रिय समाज और कुछ अन्य बिरादरी उनसे नाराज चल रहे हैं, मगर योगी जी यहाँ जनसभा और प्रधानमंत्री जी का जनसभा कहीं न कहीं नाराजगी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया है इस प्रकार से। जी ठीक है सूरज। राम अवतार आपके पास आते हुए, राम अवतार, मऊ के हमने सियासी समीकरण बदलते हुए देखे हैं, जातीय समीकरण भी बदलते हुए देखे हैं, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी यहाँ पर लगातार सियासत गरमाई थी, उसका असर किस तरीके से पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यहाँ पर एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन पे कहीं न कहीं इसका काफी नाराजगी है, लेकिन कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्ग भी चाहता है कि मुझे सुकून और शांति मिले। फिलहाल मुख्तार अंसारी के मर जाने के बाद अब काफी बदलाव आया है और लोगों ने काफी भयभीत जो थे पहले के लोग, अब वो काफी निर्भीक हो गए हैं। और आपको इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए, सीएम योगी जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो 2022 में भी उन्होंने बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाल ली। यानी कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में एक सीएम योगी पर विश्वास है। और महिलाओं की बात अगर हम कर लें तो महिलाएं जो लखपति महिलाएं बहन का योजना चल रही है, तो कहीं न कहीं महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके बीजेपी को मतदान कर रही है। कारण इसका है कि महिलाओं को जहां सुरक्षा महसूस हो रही है, वहीं उन्हें स्वरोजगार की भी बातें आ रही हैं उनके सामने और स्वरोजगार भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी की कहीं न कहीं लोकप्रियता कम हुई, लोकप्रियता काफी हाई है। और जिसे लेकर के देखिए 10 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मोदी जी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर मतदान होना है, ये बड़ी बात है। और जो कि कल मतदान होना है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके ले रही हैं। हाँ, थोड़ा सा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर के आ रहा है, थोड़ा सा मुद्दा रोजगार को लेके आ रहा है, लेकिन इस पर भी लोगों का कहना है कि चाहे पूर्व की सरकार रही हो, यह मुद्दा तो उस समय भी बरकरार था और वह मुद्दा इस समय भी बरकरार है। हाँ, 2 करोड़ जो उन्होंने रोजगार की बात कही थी, उस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई है, जिसे लेकर के लोगों को नाराजगियां हैं। लेकिन वो धीरे धीरे कई काम में जहां उन्हें खुशी भी है, 1-2 चीजों में मुद्दे पर उन्हें नाराजगी भी है। जैसे संविधान की बात करती है इंडी गठबंधन, इस पर जनता स्पष्ट कहती है कि अगर अब तक बदलना होता संविधान तो शायद 10 साल का कार्यकाल चला है, निश्चित कहीं न कहीं बदल दिया गया होता या उस पर कोई कार्रवाई होती। लेकिन आप नीतू जी, पहला ऐसा 2024 का चुनाव है जहाँ देखिए राम मंदिर बन गया है और राम मंदिर को लेकर के अब उस तरह का नहीं है, सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो 2019 में यही अखिलेश यादव जनसभा में अपने संबोधन में पूछा करते थे सवाल कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। लेकिन इस बार ये मुद्दा पॉइंट की तरह बीजेपी के लिए काम कर रहा है लगातार। इसको लेकर बीजेपी के लिए सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा इसमें इजाफा देखा गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण, इस बारे में तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच शुक्रिया। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10।